वर्तमान समय में जब बीजेपी जैसी लार्जेस्ट पार्टी सिंगल चुनाव नहीं लड़ रही है, गठबंधन से लड़ रही है, कांग्रेस दुनिया का भारत का सबसे बड़ा जो है वो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है, तो फिर इनको चिन्हित किया जाए ये कौन से लोग हैं जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अपने बलबूते पर चुनाव लड़ करके किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, जरा ये भी पता चल जाए। अब जितना मैं समझता हूँ 2024 के चुनाव में चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले तक बहन जी को मनाने की कोशिश की गई। फारूक अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा रोल था उसमें। फारूक अब्दुल्ला साहब और भी मैं नाम बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब की ड्यूटी लगाई गई थी। पहले ज्यादा सीट मांगी गई, फिर कम मांगी गई, फिर पंजाब में ही मांगी गई, मध्य प्रदेश में ही मांगी गई, राजस्थान में भी मांगी गई। जब बात देने के लिए तैयार हो तो बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। ऐसे अलग अलग लड़ने से क्या होगा? बीजेपी की सरकार बनवाओगे तुम लोग, या फिर क्या उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? बहन जी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी, 27 सीट ऐसी है जो क्या नाम है बहन जी के लड़ने से बीजेपी जीती। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन अगर बहन जी होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुलता, और बहन जी जो चुनाव के बाद में भाग कांग्रेस नागनाथ ही थी, तो तुमने 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन क्यों दिया? उसी नागनाथ से तुमने उत्तर प्रदेश में मिलकर के चुनाव क्यों लड़ा फिर विधानसभा चुनाव? अगर कांग्रेस नागनाथ है तो मैं तो कह रहा हूं ना कि उस नागनाथ पार्टी को 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन क्यों दिया, ये बड़ा सवाल है। देखिए यहाँ दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग है, उस पर 2 नंबर बंगला है जहाँ आकाश आनंद जी रहते हैं। उस बंगले की कीमत 1000 करोड़ है। मैं कोपल कह रहा हूँ, उस बंगले की कीमत 1000 करोड़ है, जिसमें बहन जी का भतीजा रहता है। तो बहन जी का भतीजा उसमें रह रहा है, उसने कोई पार्टी के लिए झंडा तो बांधा नहीं है, कोई दलित, अरे भाई साहब प्राइवेट बंगला है ना, वो कहाँ से आया, क्यों रह रहा है उसमें? उसमें रह रहे हैं ना बहन जी के भतीजा आकाश आनंद जी। सबसे बड़ा सवाल मेरे मित्र ये है कि उस बंगले के सामने किसी चमार की औकात नहीं है खड़े होने की। तो जब हमको भैया बचाना है, भतीजा बचाना है, उनकी कंपनियां बचानी है, तो फिर सब कुछ सारा सिस्टम बचाना है, तो फिर हम पहले अपने आप को बचाएं या पहले समाज को बचाएं? आपने कहा कि बिहार चुनाव 2025 में है, और सवाल ये भी है उसमें कि बहुजन समाज पार्टी वहाँ ये दावा कर चुकी है कि हम बिहार में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे। तो बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर बिहार के विधानसभा चुनाव में जा रही है। चंद्रशेखर रावण भी वहाँ जा रहे हैं चुनाव में 100 सीटों पर। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बहुजन समाज पार्टी या चंद्रशेखर वर्तमान हालात में वहाँ कौन सी सीट ऐसी हैं जिन 100 सीट पर चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, उनमें से 5 सीट मुझे बता दीजिए जिन सीटों पर वो फाइट में है। बहुजन समाज पार्टी ऑल ओवर विधानसभा पर सीट पर चुनाव लड़ रही है, उनमें से मुझे 20 सीट बता दीजिए जहां पर बहुजन समाज पार्टी फाइट में है, या फिर दूसरे या तीसरे नंबर की स्थिति में। जब हमको ये पता है इस वर्तमान समय में जब बीजेपी जैसी लार्जेस्ट पार्टी सिंगल चुनाव नहीं लड़ रही है, गठबंधन से लड़ रही है, कांग्रेस दुनिया का भारत का सबसे बड़ा जो है वो विपक्ष है, वो कहीं ना कहीं गठबंधन करके चुनाव लड़ रहा है, तो फिर इनको चिन्हित किया जाए ये कौन से लोग हैं जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, और ये अपने बलबूते पर चुनाव लड़ करके किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, जरा ये भी पता चल जाए। जब लड़ाई 2 दड़ों में बट गई हो, एक तरफ वो लोग हैं, वो ताकतें हैं जो संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और मन से ऐलान कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो ताकत है जो संविधान को बचाना चाहती हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं, जमहूरियत को बचाना चाहती हैं, और वो कहीं ना कहीं उसमें दिन रात लगे हुए हैं। अब ये तीसरे वाले कौन से लोग हैं, इनका क्या ध्येय है, पहले ये भी साबित पूछा जाए इनसे। आप संविधान बचाने वालों के साथ हैं, आप संविधान खत्म करने वालों के साथ हैं, आप जमहूरियत के साथ हैं, आप लोकतंत्र के साथ हैं, या आप कहीं ना कहीं उन ताकतों को गाए बगाए या छुपे बेछुपे या अपने चेहरे पर नकाब पहन करके, बुर्का पहन करके उन ताकतों को मजबूत कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो ताकतें इस देश के अंदर से संविधान को खत्म कर रहे हैं। तो पहले तो चाहे तो चंद्रशेखर जी हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे अन्य कोई राजनीतिक दल हो जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बीजेपी को फायदा पहुंचा रहा है। तो आपको लग रहा है कि जो संविधान खत्म करने वाली ताकतें हैं बीजेपी की, आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर यादव, बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अपने बलबूते चुनाव की लड़, अकेले चुनाव की लड़ रहे हैं। उनको चाहिए कि वो उस दड़े के साथ जाएं जो लोकतांत्रिक ताकतों को मजबूत कर रहे हैं, उनके साथ जाएं, नहीं तो ना लड़े चुनाव। जरूरी थोड़ी चुनाव लड़ना कांग्रेस की इंडिया गठबंधन के साथ जाए या अपनी पार्टी खत्म? नहीं, पार्टी खत्म क्यों कर दें, इंडिया गठबंधन के साथ जाइए। आपको 10 सीट नहीं भाई, आप 100 सीट लड़ रहे हो, एक पर भी नहीं जीतोगे, आप 20 लड़ो ना, 5 जीतो भाई। लोकतंत्र में चुनाव में जीत महत्वपूर्ण होती है। मेरा बाप शेर से लड़ा, मर गया, क्या फायदा उस लड़ाई का? लेकिन सवाल ये भी तो है कि अगर इंडिया गठबंधन वाले एक्सेप्ट ही नहीं करे, जैसे लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के लोग बहुजन समाज पार्टी को या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को वो अपनी जगह ही नहीं दे रहे हैं। किसने कहा कि इंडिया गठबंधन ने 2024 के चुनाव में बहनों को जगह नहीं दी? ये तो उनका बयान है। किसका? समाजवादी पार्टी का। नहीं, उसको छोड़ो ना, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन थोड़ी है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन में बहुत सारी पार्टियों को मिलाकर के इंडिया गठबंधन बनता है, और जितना मैं समझता हूँ 2024 के चुनाव में चुनाव की घोषणा होने से
ठीक पहले तक बहन जी को मनाने की कोशिश की गई। फारूक अब्दुल्ला साहब का बहुत बड़ा रोल था उसमें। फारूक अब्दुल्ला साहब और भी मैं नाम बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, फारूक अब्दुल्ला साहब की ड्यूटी लगाई गई थी। पहले ज्यादा सीट मांगी गई, फिर कम मांगी गई, फिर पंजाब में ही मांगी गई, मध्य प्रदेश में ही मांगी गई, राजस्थान में ही मांगी गई। जब बात देने के लिए तैयार हो तो बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। सवाल ये नहीं है कि कौन किस गठबंधन में रहेगा, ये आदमी का व्यक्तिगत डिसीजन है। कौन किस पार्टी में रहेगा, कौन किस कहाँ चुनाव लड़ेगा, कौन कहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा, ये प्रत्येक पार्टी का व्यक्तिगत डिसीजन है। जो आदमी राजनीतिक पार्टी चला रहे हैं उनको बेहतर पता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब एक अम्बेडकरवादी वादी चिंतक होने के नाते ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो चिंतन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पूरे जिंदगी का एक अनमोल दस्तावेज है, वो भारतीय संविधान है। और अगर भारतीय संविधान को बचाने की लड़ाई हो तो मैं समझता हूं कि ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टी को चाहिए कि वो संविधान की बात करें। और वो पार्टी जो कहती है कि हमारा तो मैनिफेस्टो भारत का संविधान है, और वही संविधान जलाया जा रहा है, तुम्हारा मैनिफेस्टो जलाया जा रहा हो या खत्म किया जा रहा है, बदलने की बात की जा रही है, लेकिन और आप तो तुम बोल रहे हैं, खामोश हो, लेकिन तो फिर आप क्यों? लेकिन आप बोल रहे हैं कि बीएसपी और एएसपी अगर चुनाव लड़े तो गठबंधन में ले ले, नहीं तो चुनाव ही लड़ना बंद कर दे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप गठबंधन में जाइए। मुझे पता है बहन जी की बहुत अच्छी मित्र सोनिया गांधी जी, अगर वो वहां पर पिछली बार उनके 7-8 विधायक 6 विधायक आए थे बहुजन समाज पार्टी के, तो आप बैठकर टेबल पर बात तो करो। अरे ऐसे अलग अलग लड़ने से क्या होगा? बीजेपी की सरकार बनवाओगे तुम लोग, या फिर क्या उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? बहन जी अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी, 27 सीट ऐसी है जो क्या नाम है बहन जी के लड़ने से बीजेपी जीती। 1 सीट मध्य प्रदेश में, 28 सीट, फिर पंजाब महाराष्ट्र में प्रकाश राव अम्बेडकर चुनाव लड़े, तो चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। 5 सीट उन्होंने इंडिया गठबंधन को जितवाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन चुनाव क्यों लड़ना चाहिए? चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहिए। और जीतने के लिए अगर मैं कह रहा हूं कि इंडिया गठबंधन अगर बहन जी होती तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का खाता नहीं खुलता, और बहन जी जो है चुनाव के बाद में भावी प्रधानमंत्री होती। तो हमको लड़ना पड़ेगा। और देखिए अम्बेडकरवाद की जो लड़ाई है ना, वो घर में बैठ करके नहीं लड़ी जाती है, रोड पर लड़ी जाती है। और अम्बेडकरवादी वही आदमी लड़ाई लड़ सकता है, वही आदमी अम्बेडकरवादी है। देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जब परिनिर्वाण हुआ था ना, तो उन पर किताब वालों के भी पैसे थे, उन पर कर्जा था, ठीक है। और आजकल के अम्बेडकरवादी जो नेता ना 1000-1000 करोड़ के मालिक है, तो उनके पेट भरे हुए हैं, या वे फूले अम्बेडकर आंदोलन की लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन बीएसपी का तो घोषित एक शब्द है कि जो एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, जो बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर नहीं तो अब ये कैसे नागनाथ है मुझे तो पता नहीं चला ना आज तक। जिस कांग्रेस ने लाखों लाख नौकरियां दी, जिस कांग्रेस ने पेट्रोल पंप दिए, गैस एजेंसी दी, और एक क्या नाम है मध्यम वर्ग तैयार हुआ। काशी राम जी किताब लिखते हैं चमचा युग, उसमें लिख रहे हैं 1982 में 20 लाख सरकारी कर्मचारी दलित समाज के। तो 20 लाख सरकारी कर्मचारी कहाँ से आए? कहाँ से आए 20 लाख सरकारी कर्मचारी? जब तो कुछ नहीं था। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दस्तावेज दिया भारतीय संविधान, और उस भारतीय संविधान के अनुसार जो सिस्टम बना, उस सिस्टम के अनुसार आई ना चीजें। अब तुम उस सिस्टम को गाली बक रहे हो ये कह करके। अरे इंदिरा गांधी ने इस देश के बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो दलितों को नौकरी मिली ना, जमींदारों से जमीन छीनी तो दलितों को जमीन मिली ना, इस पेट्रोल पंप मिले ना, गैस एजेंसी मिली ना, ये सब कुछ मिला ना। अब तुम धन्यवाद किसी को बोलना चाहते नहीं, गाली दोगे सबको, तो फिर दे जाओ। अब अकेले अलग अलग थलग पड़े हो ना। और अगर कांग्रेस नागनाथी थी तो तुमने 10 साल तक मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन क्यों दिया? उसी नागनाथ से तुमने उत्तर प्रदेश में मिलकर के चुनाव क्यों लड़ा, फिर विधानसभा चुनाव? अगर कांग्रेस नागनाथ है तो मैं तो कह रहा हूं ना कि उस नागनाथ पार्टी को 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार को समर्थन क्यों दिया, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस हिसाब से तो देश में कोई अन्य पार्टियां बचेंगी नहीं ना। जैसे आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ रहो, तो फिर तो कांग्रेस उनके लीडरशिप को, जैसे आपको मैं बताऊं, आप राजनीतिक समझ अगर आप रखते हैं, लालू यादव का जन्म, रामविलास पासवान का जन्म, चंद्रशेखर जो एक्सपायर हो गए उनका जन्म, ये जितने राजनीतिक, ये किन लोगों से लड़े थे? इंदिरा गांधी से इमरजेंसी के दरमियान लड़े, जेलों में गए, और जेलों से बाहर निकल करके इंदिरा गांधी के खिलाफ जेपी आंदोलन चलाया, और आंदोलन चलाने के बाद में इंदिरा गांधी को हराया। और हराने के बाद में आज वो सारे लोग कहाँ हैं? आज इंदिरा गांधी के साथ है ना, उसी कांग्रेस में है ना जिससे लड़कर के अलग बने थे। क्यों? तानाशाही उस समय थी तो लड़ा गया। आज संविधान को बचाने की बात है तो दूसरा जो गठबंधन है उससे ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी और आरएसएस जो है वो ज्यादा खतरनाक है। और बीजेपी और आरएसएस को रोकने के लिए राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के साथ में जो लोग आ रहे हैं वो शायद भारत के फ्यूचर को बचा सकते हैं, भारत के लोकतंत्र को बचा सकते हैं, जमहूरियत को बचा सकते हैं। आजाद समाज पार्टी को साथ में क्यों नहीं ले सकती है? आजाद समाज पार्टी को भी बेचारों को खड़ा तो होने दो। एक तो सांसद चंद्रशेखर भाई खुद है उसमें, ठीक है, बाकी कोई दूसरी सीट ऐसी भी नहीं है पूरे भारत में जहां वो 20,000 वोट ले जाए। 10,000 आपने जो दूसरी सीट उन्होंने लड़ा था डुमरियागंज में, 80,000 वहां पे वोट पाए थे। मैं कह रहा हूँ ना, तो भाई साहब 10-20 सीटें लड़ने दो ना। कुछ अभी तो जुम्मा 4 दिन पहले आजाद समाज पार्टी पैदा हुई है, कल क्या रहेंगे? अभी चंद्रशेखर के साथ में जितने लोग थे आधे तो अंदर बैठे हैं, वही लोग है ना सारे। मैंने सवाल किया ना, चंद्रशेखर भाई के साथ जितने लोग थे आधे से ज्यादा तो अंदर बैठे हैं। तो चंद्रशेखर भाई सारी सीटों पर तो नहीं लड़ेंगे ना चुनाव, तो उनके पास में ऐसे लोग होने चाहिए, प्रवक्ता होने चाहिए, अच्छे बोलने वाले होने चाहिए। अभी तो बनवेन शो चल रहा है वहां पर। चंद्रशेखर ही टीवी पर बोलेंगे, चंद्रशेखर ही मंच पर बोलेंगे, चंद्रशेखर लोकसभा में जाएंगे, चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे, बाकी तो कहीं कुछ है नहीं।
कितने लोग हैं जो चंद्रशेखर भाई ने कहा कि तुम पत्रकार, तुम प्रेस नोट तैयार करोगे, तुम मीडिया को देखोगे, तुम क्या नाम है टीवी पर जाओगे, तुम अखबारों में लिखोगे, तुम ये करो, दूसरा चेहरा नहीं। तो चंद्रशेखर भाई के पास में जब स्ट्रेंथ होगी इस प्रकार की, तो जब चंद्रशेखर पर बात की जाएगी तो चंद्रशेखर भाई जो भारत की राजनीति में अपना वजूद बना रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है, छोटे भाई हैं। लेकिन जहां तक सवाल बसपा का है, बसपा एक बड़ा राजनीतिक दल है, आज भी अगर बहन जी खड़ी हो जाए तो बड़ा राजनीतिक दल है, वो क्यों खड़ी नहीं हो रही है तुमको? लेकिन बिहार में खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बिहार तो बहुत दूर की चीज है, पहले उत्तर प्रदेश में खड़ा कर लो, जहां खड़े थे वहीं बैठ के। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है कि बीएसपी क्यों नहीं जाना चाहती है? एक यहाँ दिल्ली में सरदार पटेल मार्ग है, उस पर 2 नंबर बंगला है जहाँ आकाश आनंद जी रहते हैं। उस बंगले की कीमत 1000 करोड़ है, मैं कोपन कह रहा हूँ। उस बंगले की कीमत 1000 करोड़ है, जिसमें बहन जी का भतीजा रहता है। तो बहन जी का भतीजा उसमें रह रहा है, उसने कोई पार्टी के लिए झंडा तो बांधा नहीं है, कोई दलित, अरे भाई साहब प्राइवेट बंगला है ना, वो कहाँ से आया, क्यों रह रहा है उसमें? उसमें रह रहे हैं ना बहन जी के भतीजा आकाश आनंद जी। सबसे बड़ा सवाल मेरे मित्र ये है कि उस बंगले के सामने किसी चमार की औकात नहीं है खड़े होने की। तो जब हमको भैया बचाना है, भतीजा बचाना है, उनकी कंपनियां बचानी है, तो हमें सब कुछ सारा सिस्टम बचाना है, तो फिर हम पहले अपने आप को बचाएं या पहले समाज को बचाएं? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इनसे क्यों जीते? वो इसलिए जीते क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब मरे थे ना, तो उन पर किताब वालों के पैसे थे, उन पर कर्जा था, कोई पैसा था ही नहीं उनके पास में। कोई क्या बिगाड़, काशीराम साहब मरते थे हम तक पूजने क्यों रहे? इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं, 2 पैंट थी, 2 शर्ट थी, ना भैया को एमएलसी बनाया, ना भाई साहब को राज्यसभा से भेजा, ना पार्टी का अध्यक्ष बनाया है। तो ये बात समझने वाली है कि फूले अम्बेडकर की जो वैचारिकी की राजनीति है, वो फूले अम्बेडकर को पढ़े बिना नहीं बनेगा। अभी भी हमारे लोग पढ़ते नहीं, बाबा साहब की कोई किताब नहीं पढ़ी, कोई वॉल्यूम नहीं पढ़ा, हवा में उठा करके कोई भी बात कह देगा बाबा साहब ने कहा तो हुक्मरान बनो, कब कही थी, कहाँ कही थी, क्यों कही थी, किसके सामने कही थी, कोई अता पता नहीं लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं, दलित राजनीति को चाहिए कि वो कम से कम पढ़े, और डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप टीवी में लाइमलाइट में आ जाओ, आपकी 100 वीडियो वायरल हो जाए, मिलियनों में चल जाए, ये टेम्परेरी चीजें, लंबे समय चलना है। मैं तो 20 साल पहले ही बोल रहा था, राजी बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं, शोध करते हैं, हमें पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या, तो वो सारी चीजें हैं ऑलरेडी। इस मुद्दे पे अगर बहस हो तो काफी लंबी बहस हो जाएगी। आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।